बिहार में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार मनीष की हत्या के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन। जिहादी लिंक आया सामने। प्रधान संपादक सुरेश वाणके जी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर में 3 महीने में 6 भाजपा नेता इस्लामी आतंक के शिकार। बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमला, एक बच्चे की मौत, 5 घायल। यूपी में बाढ़ से प्रभावित 24 जिले, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कई संगठनों ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को निकालने की मांग। कंधार पर तालिबान पर कब्जा। काबुल से 300 किलोमीटर दूर है तालिबान आतंकी। और 15 अगस्त से पहले बड़ी राजधानी की सुरक्षा। प्रमुख इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्नाइपर और एंटी ड्रोन सिस्टम किए गए हैं तैनात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। वाराणसी में गंगा का पानी अब खतरे के निशाने से ऊपर बहने लगा है, जिसके चलते आसपास का गांव बाढ़ से ग्रसित हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थिति का हालत जानने के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया है। इसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है और साथ ही यहां लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सीएम ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में जानकारी भी ली है। इसके साथ ही सीएम ने कुछ लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री, स्टाम्प मंत्री, कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं बरेली से बेंगलुरु और मुंबई के लिए हवाई यात्रियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंडिगो ने फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बरेली से मुंबई के लिए उड़ान शुरू कर दी गई है। इंडिगो की 180 सीटर एयरबस की फ्लाइट बरेली आने के लिए सुबह उड़ गई है। मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू होने के से पश्चिम और दक्षिण भारत से बरेली सीधी जुड़ जाएगी। इसका लाभ बरेली और इसके आसपास के उद्यमी, कारोबारी और युवाओं को भी खूब मिलेगा। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी के एयरपोर्ट पहुंचने पर लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई और साथ ही एयरपोर्ट पर नंद गोपाल नंदी की आगमन की स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस देश की बागडोर परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। इनका उद्देश्य, इनका विजन है पूरे देश का आम नागरिक सब उड़े, सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े। तो वहीं यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गंगा घाट पर अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ मिला। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं यूपी के चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटा है। आपको बता दें कि लोक भवन के इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ये सराहनीय कार्य किया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम में विधायक सुशील सिंह, डीएम संजीव कुमार, सीडीओ अजितेंद्र नारायण और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय विद्यालयों के लिए चयनित सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 बजे लखनऊ से वितरण किया गया। उसके बाद प्रत्येक जिले में समारोह पूर्वक उनका वितरण किया गया। ये परीक्षा पहले हुई थी, यह तीसरा चरण है। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नियुक्तियाँ की गई थी, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में नियुक्ति पत्र हुआ था। आज कुल पूरे प्रदेश में 2800। अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां धवल जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक का चार्ज संभालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में धवल जायसवाल ने अपना परिचय देते हुए जिले में बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, लूट पर लगाम लगाने और आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने कानून और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात करते हुए सीएम योगी की तारीफ की और साथ ही चलाए जा रहे मिशन शक्ति का संबोधन भी किया है। तो वहीं हमीरपुर में पुलिस ने एक महिला जो कि पहले से एक निजी बैंक के पास से हुई लूट का अब खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा और लूटे हुए 1,05,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल एक महिला बैंक से 3 जुलाई को बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी कि तभी 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने महिला को तमंचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही मौके से वे फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए स्क्वाड टीम गठित कर आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है। हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना में हबीबुल नाम की एक महिला जो मसाला फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हैं, 3/7 को बैंक से 1,40,000 रुपए निकाल के जा रही थी कि इनके साथ बाइक पे बैठे हुए युवकों द्वारा लूट की घटना कारित करते हुए 1,40,000 रुपया लूट लिया गया था। तब से हमारी टीमें निरंतर प्रयासरत थी वर्कआउट के लिए। आज कुरारा पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से इस घटना का अनावरण किया गया है और 1,05,000 रुपया बरामद किया गया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनसे एक तमंचा और कारतूस। तो वहीं यूपी के हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने विकास खंड तड़ियावा का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान पंचायत राज विभाग में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों के काम अधूरे होने की वजह से सीडीओ ने एसडीओ पंचायत का वेतन रोक दिया था। तो वहीं ब्लॉक परिसर की साफ सफाई और उचित रखरखाव के लिए विकास खंड के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए परिसर में मौजूद भवन की मरम्मत कराने का भी आदेश जो है वो दिया गया है। पहले तो ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया, तो इसमें देखा कि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा परिसर है। तो यहाँ पे कुछ भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बीज गोदाम है, 2 गोदाम है, तो सीडीपीओ के कार्यालय को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही यहाँ पे पार्किंग बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न योजनाएं जो ग्रामीण विकास की हैं उसकी समीक्षा की गई। तो प्रगति यहाँ पे संतोषजनक है। बस पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो आपके सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने की योजना थी, उसमें इनकी जो प्रगति है वो थोड़ी कम है। इसके लिए एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि सतत पर्यवेक्षण करके उसको जल्द से जल्द। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। दरअसल मुखबिर द्वारा सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने जंगलों में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस और उपकरणों को बरामद किया है। इसी के साथ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर ये बताया कि इस मामले की जांच अब की जा रही है और ये भी पता लगा जा रहा है कि किसके कहने पर यह अवैध फैक्ट्री और अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मौके पर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आप लोगों को बताना है कि थाना कथौली पुलिस ने आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का उजागर की है। इसमें इन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम मोनू है। ये कथौली का ही निवासी है और अभी तक की जानकारी करने में पता चला है कि ये व्यक्ति पहले भी अवैध शस्त्र के कार्य में संलिप्त था और ये पहले भी जेल इसी चीज़ के लिए जा चुका है और ये पुनः जेल से बाहर निकल के इस कार्य में फिर से संलिप्त था। और कल रात में ही सूचना मिली थी कि ये अभी भी बना रहा है, तो पुलिस ने वहां दबिश दी और इसको रंगे हाथों पकड़ा। इसके पास से करीब
तो वहीं भारतीय किसान यूनियन पिछले 9 महीने से लगातार दिल्ली बॉर्डर से सटे मेरठ में आंदोलन कर रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बिल को लेकर सिर्फ सरकार से वो बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से नहीं। और साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि योगी सरकार से गन्ने के बकाये मूल्यों और किसानों की समस्याओं पर शांतिपूर्ण ढंग से वो बात करना चाहते हैं। लखनऊ से हमारे अलग है। लखनऊ से है कि वहाँ गन्ने का भुगतान का एक बड़ा मामला है, करीब 22,000 करोड़, 12,000 करोड़। 5 साल से गन्ने का भाव नहीं है। आलू का किसान की एक बड़ी दिक्कत है। यहाँ से आप बुलंदशहर से लगा के बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, सैदपुर, इलाहाबाद तक आप चले जाओगे कि यहाँ पे आलू की खेती उसको रेट नहीं है। आलू का किसान बहुत हालात, यही बाजरा का हाल है, ये मक्का का हाल है, ये अलग अलग जो फसलें अनाज उनका हाल है। MSP का रेट नहीं। हमारा सवाल ये भी भारत सरकार से कि MSP का गारंटी कानून है। इसको अगर व्यापार करना है, तो मुझे अनाज का व्यापार करना है, उसको ये लगता है कि मुझे इसमें नुकसान हो ना करे व्यापार, दूसरा करे। लेकिन अपने व्यापारी साथियों को लाभ पहुँचाने के लिए जो भारत सरकार है उस तरह के कानून लेकर आई कि किसान का माल, किसान की फसल आधे रेट में बेची जाए और महंगे रेट में आम जनता को बेचा जाए। ये उनका प्लान है। तो दिल्ली जा रहे थे, क्यों रोके? हमको वोट तलब कर चले जान दो दिल्ली। पहले भी वहाँ 35 साल पे ऐलान तो होंगे, अब तो हो जाएगा वो। किसी को दिक्कत भी होनी, कोई रास्ता जाम भी नहीं होने का। सड़कें बहुत छोटी छोटी जो आप भिजवा दो, पहले भी तो है वहाँ 5 लोग। तो आपका कहना है क्योंकि दिल्ली में एंट्री नहीं मिली इसलिए बॉर्डर पे ही आपने आंदोलन शुरू कर दिया? हमने कहाँ रोके भाई, पुलिस ने रोक रखे है हमको। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली गए तो 26 जनवरी को गए तो थे दिल्ली। लेकिन 26 जनवरी क्या भीड़? 26 जनवरी को आपने खुद ही क्या खंडन किया कि भाई नहीं जाने देना चाहिए था पुलिस को अंदर। जो लोग बीमारी थे वहाँ उनको नहीं जान रहे, और जब उन्हें सरकार पकड़ कर लेकर जाएगी, अब चलो वहाँ से लाल किले किसानों को पता लाल किले पर जिला कहाँ है तो अपना झंडा यहाँ बॉर्डर पर झंडा पड़ाऊंगे, इस पर लगा देंगे। जो लोग रहेंगे, हम तो उत्तराखंड के अंदर 4 किलोमीटर दूर रहेंगे। हम एक गाँव में जाएंगे किसी में, वहाँ पर 3 कानून मेन है जो पूर्ण रूप से खेती से जुड़े हैं। उसमें मंडी भी आ जाएगी, उसमें बाजार भी आ जाएगा, उसमें भंडार भी आ जाएगा, MSP भी आ जाएगा। MSP ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिजली वाला एक दूसरा इशू है, वाला कानून है, पार्लियामेंट में गया नहीं, तो जाने वाला पार्लियामेंट। पोल्यूशन वाला भी एक इशू बना। तो इन 2 चीज़ों को हमने कहा था कि हम इनको पार्लियामेंट में, लेकिन तो 3 कानून इनको कहा कि हम इसका कानून बन चुका है और अब इनको संशोधन को हम तैयार हैं। यहाँ से छोड़कर क्या जाएंगे? लड़ाई जब शुरू हुई तो लड़ाई से छोड़कर क्या जाना? पार पारी कर बीच में नहीं छोड़ना, क्या नई भी आंदोलन करेंगे। जो कानून बनाए वापसी नहीं, किसी भी ठीक रहेगा, सरकार का भी ठीक रहेगा, क्योंकि 500-600 लोग शहीद यहाँ पर हो गए। यहाँ पे भी 9 महीने हो गए, सारे मौसम यहाँ के किसानों में। वहाँ पे भी जाएंगे, दूसरी जगह भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, बनारस में भी जाएंगे। बनारस में दूसरा PMO का ऑफिस है, एक दिल्ली में एक बनारस में, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा ना। कोई क्या लग जाए आप बनारस में जा रहे हैं, क्यों ना जाए भाई? तो बिहार भी जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। राकेश से बात कर लो, मुक्ति अभियान चलाओ। ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा देश में। नेता मुक्ति अभियान, जो नेता अंदर है उनको भी मुक्त करवाना पड़ता है। ये किसान संगठन नहीं करवाओगा। अगर खबर सुन रहे हो तो नेता मुक्ति अभियान
देश में चलेगा। जो नेता बंद है उनको छुटाना पड़ेगा। राकेश जी, ये तो आप उम्र में और एक अनुभव में काफ़ी बड़े हैं हमसे, तो आपको तो ये तो कहना छोटी बात होगी कि छात्र आंदोलन और किसान आंदोलन ने कितनी सरकारें बदली हैं और कितनी सरकारें लेके आए हैं, ये कहना वो होगा। और हम तो चाहेंगे कि आप क्यों ना आपके लोग आएँ राजनीति में और वो कंटेस्ट करें। राजनीति में क्या करेंगे? आंदोलन में आएंगे, आंदोलन से कंटेस्ट होगा। आंदोलन तो एक शुरुआत है, आंदोलन से बदला जाएगा पूरा सिस्टम। सरकार किसी की भी हो, आंदोलन मजबूत हो, तुरंत काम होगा। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा, राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एज यूजुअल वो काफ़ी बेबाकी से हर बात को रखते हैं। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि लखनऊ को जो दिल्ली बनाने वाली बात थी उसको भी उन्होंने साफ किया कि वो मिलने जाना चाहते हैं। दिल्ली वो नहीं जा रहे हैं 15 अगस्त को। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड जा रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो कह रहे हैं चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा, जब तक सरकार आगे बात। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का मानवीय व्यवहार सामने आया, जिसमें पुलिस एक झगड़े की समझौता कराकर वापस करने जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक व्यक्ति कपड़ों की फेरी करके वापस अपने घर लौट रहा था। तो वहीं चलते चलते अचानक युवक के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे वो रास्ते पर दर्द की वजह से कर्रा रहा था। जिसके बाद पुलिस की टीम ने तुरंत रुककर युवक से सड़क पर इस हालत में बैठे होने का कारण पूछा, जिस पर पीड़ित ने कहा कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है और सांस आने में दिक्कत हो रही है। कि तभी पुलिस कर्मियों ने पीड़ित युवक को तुरंत प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क कर अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे युवक की जो जान है वो बच गई। इस सराहनीय काम के लिए पुलिस कर्मियों की जनपद में सराहना हो रही है। ये कल रात की बात है कि आदमी जो है इवेंट से लौट रही थी रसूलपुर से थाना पहुंच रही थी, तो इनको रास्ते में निगरानी के पास नहर पटरी पे एक आदमी तड़पता हुआ दिखाई दिया, सड़क पे गिरा हुआ था वो। ये आदमी तुरंत गाड़ी रोक करके उसे पूछा तो बताया सीने में बहुत ज़्यादा भयानक दर्द है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुरंत भी आदमी ने उसे लिटा करके गाड़ी में और प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करते हुए उसके परिजनों को फोन करते हुए तत्काल उसको उपचार हेतु रवाना हो गए थे भोपाल से के लिए। तभी वहाँ पर कुछ नहीं, दर्द हुआ कहाँ? ये छाती में। अच्छा, अब दवा में ये पसीना बहुत तगड़ा था। अच्छा, अब तो ठीक हो? अब दवा दिवा दी? दवा खा के थोड़ा बहुत आराम मिला तुम्हें? अगर और कोई समस्या हो तो बताओ, हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। तो वहीं प्रयागराज में इस समय गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिससे यहां के सभी इलाकों के घरों में पानी भर गया है। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने के आदेश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों को हर तरह के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारियां की जा सके। बाढ़ से ग्रसित लोगों की सहयोग भी अब किया जा सकेगा। और वहाँ पर जो जरूरी सुविधाएं वो उपलब्ध कराने का काम किया जाए। लेकिन बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट अगले में तैयार करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी जो सहायता सरकार की ओर से निर्धारित है उसको देने का काम जल्दी से जल्दी करने का निर्देश दिया गया है। और प्रयागराज सदा सर्वदा के लिए बाढ़ मुक्त हो, इसके लिए अगर गंगा जी में एक कॉरिडोर के निर्माण की आवश्यकता पड़े तो उसकी भी कार्य योजना तैयार करने का आज की बैठक में निर्देश दिया गया है। मेरी ओर से इतनी जानकारी आपको देनी। एक तरफ जहां सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट ठेकेदारों की तरफ से सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पूरा मामला कानपुर के विकास प्राधिकरण जोन 3 का है, जहां बिल्डरों और ठेकेदारों की सांठगांठ से आवासीय कॉलोनी में बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अभियंता और ठेकेदारों की मिलीभगत से बिना नक्शे की अवैध बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है। तो वहीं इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी कानपुर पहुंचे हैं, जहां जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने तहसील घाटमपुर के
बाढ़ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया है, जहां जिलाधिकारी ने बाढ़ से ग्रसित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश के चलते घाटमपुर के गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ग्रस्त गांव में जिला प्रशासन की तरफ से तेजी से राहत का काम किया गया है और पीड़ित गांव वालों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खाने पीने की बेहतर व्यवस्था भी करवाई गई है। तो वहीं कानपुर में हर्षोल्लास के साथ नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि त्यौहार सावन महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में लोगों की खास भीड़ देखने को नहीं मिली है। प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने घर और मंदिरों में नाग देवता की पूजा कर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया। नाग पंचमी का त्यौहार हमारे गांव में गुड़ियों का त्यौहार कहा जाता है। इसे यहाँ पर हम लोग गुड़ियाँ डालने आते हैं और भाई लोग सब गुड़ियाँ कूटते हैं। आप कितने वर्षों से मनाते हैं? हम लोग बहुत वर्षों से ये मना रहे हैं। किस तरीके मनाते हैं? यहाँ पर हम लोग गुड़ियाँ बनाते हैं और चने लेकर आते हैं, गुड़ियाँ डालते हैं और भाई लोग सब कूटते हैं। तो वहीं यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद हुआ। आपको बता दें कि सुखबीर और राजेश के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि सुखबीर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे राजेश और रतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा पुत्र रण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल रण सिंह और उसके भाई को अस्पताल भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक टीम को इलाके पर तैनात कर दिया गया है। देखिए, ये जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के पै गाँव में शाम में 7:30 के आसपास एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। उसी में जो मृतक पक्ष हैं उनके लोग जो अभियुक्त पक्ष के घर पर आए थे, वहाँ पर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कि मृतक पक्ष के दो व्यक्तियों को गोली से घायल हुए, जिनके नाम रतन और राजेश हैं। उनकी दोनों की मृत्यु हो गई है। इस पक्ष के दो और व्यक्तियों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।